हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, एकदम चौड़े होके बैठना और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल इन दो लेक्चर में मिलाकर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो कल जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक, कल की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो दो क्लास आएंगी उसमें मैं आपका स्ट्रेटेजी वाला कंप्लीट करा दूंगा। और फिर नेक्स्ट वीक में दो क्लास आएंगी, उसमें माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म हो जाएगा। तो आगे जो चैप्टर हैं वो बहुत इजी हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि नेक्स्ट वीक से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मैं आपका फिक्स करूंगा, क्योंकि इन 3 दिन मेरी क्लास नहीं होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं आपको डेली 20 मिनट्स का रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की एनसीईआरटी सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस की एनसीईआरटी खत्म करेंगे और 8 से 9 लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की खत्म करेंगे। तो 1-1.5 महीने के अंदर हम मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के सीक्वेंस में एनसीईआरटी खत्म करेंगे, एक एक वर्ड। ये मेरा पूरा प्लानिंग था। और उसके साथ साथ मैं वहां पर यह भी ऐड करूंगा कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से लास्ट 10 ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा हो जेनेटिक्स, तब भी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो ये सीरीज हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी रिवीजन सीरीज रोक दी गई थी, क्योंकि जहां मुझे लगता था जैसे ट्रांसलेशन थोड़ा खतरनाक टॉपिक था, रेप्लिकेशन खतरनाक था, ट्रांसक्रिप्शन खतरनाक था। ठीक है, जो टॉपिक खतरनाक थे उनके रिवीजन मैंने आपको दिए क्योंकि वो बनता था। अब हम एक डायरेक्शन में एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे इन 2 चैप्टर के लिए। ठीक है, ये अपनी प्लानिंग है जो मंडे से अपनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो आप एकदम मस्त होके बैठना, है ना। मैं आपको एकदम डुबा दूंगा बिल्कुल दोनों के दोनों चैप्टर के अंदर। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाक से यस सर लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। और नेक्स्ट वीक में मैं मैम से एक क्लास लूंगा, है ना, क्योंकि मैम का थोड़ा सा ही बचा है, मैम का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो मैं एक क्लास भी मैम से लेने वाला हूं। तो मैम मुझे हर वीक अपने में से एक क्लास दे देंगी, ऐसा मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो नेक्स्ट वीक मुझे एक क्लास मैम से मिल जाएंगी, उसके नेक्स्ट वीक भी एक क्लास मुझे मिल जाएंगी। तो 2 लेक्चर में स्ट्रेटेजी खत्म होता है, 2 लेक्चर में माइक्रोब खत्म होता है, और फिर अपन इकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। चलिए आइए बच्चों, मैंने आपको लैक ऑपरॉन बताया था। अब लैक ऑपरॉन का नेगेटिव कंट्रोल आपने पढ़ा था, रिप्रेसर वाला। अब टाइम टेबल दूंगा यार, दूंगा टाइम टेबल। एक और कॉन्सेप्ट होता है लैक ऑपरॉन में जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल, लेकिन वो एनसीईआरटी में उतना है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज्यादा आइडिया नहीं दूंगा। आप हेडिंग डाल दीजिए, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, पॉजिटिव कंट्रोल
कंट्रोल, उदय कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपरॉन, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपरॉन। समझिएगा पॉजिटिव कंट्रोल, समझिएगा क्या है पॉजिटिव कंट्रोल, क्या है लैक ऑपरॉन का, समझिएगा। सबसे पहले हम बना देते हैं यहां पर एक डीएनए, ये मैंने यहां पर बना दिया आपका डीएनए, ठीक है, ये हमने आपका बना दिया डीएनए, ये बन गया डीएनए। अब डीएनए के अंदर यहां मैंने आपको दिखाया एक चीज जिसको हम रेगुलेटर जीन बोलते थे, यहां पर होता था आपका प्रमोटर जीन, यहां होता था ऑपरेटर जीन, और ये है आपके स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिए, ये था आपका रेगुलेटर जीन, ये था प्रमोटर जीन, ये था ऑपरेटर जीन, और ये तीन थे आपके स्ट्रक्चरल जीन। बच्चों यहां एक साइट और होती है, पहले तो लिख दीजिए यहां पर आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन एक बार आ गया था क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन आया था जिसमें इससे रिलेटेड ऑप्शन डाले थे, तो जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं ये पता होना चाहिए। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, यहां पर एक साइट और होती है, यहां पर एक साइट और होती है, यहीं पर एक साइट और होती है, यहां पर एक साइट और होती है, इस साइट को बोलते हैं, इस साइट को बोलते हैं कैप साइट, CAP, कैप साइट, क्या बोलते हैं कैप साइट, बताऊंगा इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, CAP कैप साइट, पूरा फोकस करना कैप साइट। तो होता क्या है, अगर आपके पास ग्लूकोज कम है, मतलब ग्लूकोज नहीं है, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं है, इसका मतलब है आपके पास लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है इसका मतलब आपके पास लैक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज नहीं है तो लैक ऑपरॉन को ऑन करना है, ग्लूकोज नहीं है लैक्टोज है, जिसकी वजह से एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हुआ, उस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेस। तो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम आपका कन्वर्ट करता है एटीपी को एएमपी में। तो एटीपी को किस में कन्वर्ट किया, एएमपी में कन्वर्ट किया। भाई आज की क्लास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं सीरियस हूं तो उसका मतलब मामला कुछ खतरनाक ही होगा, मतलब टॉपिक अलग है, ठीक है, बहुत सीरियस चलेगा, आज की क्लास बहुत सीरियस चलेगी। एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट हुआ, किसकी प्रेजेंस में, एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस तभी एक्टिवेट होता है जब लैक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता, ठीक। ये सीएमपी एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, सीएपी जो होता है, जो सीएपी होता है, ये सीएपी एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है कैप प्रोटीन। क्या नाम है, कैप प्रोटीन, क्या नाम है, कैप प्रोटीन। कैप का फुल फॉर्म, कैप का फुल फॉर्म, कैप का फुल फॉर्म है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। तो कैप, कैप क्या है, कैप रीजन है, कैप रीजन है डीएनए के अंदर। कैप क्या है, कैप डीएनए के अंदर एक रीजन है
जिसने कौन सा प्रोटीन बनाया? कैप प्रोटीन बनाया। और ये जो साइक्लिक एएमपी था, ये साइक्लिक एएमपी किसके साथ बाइंड हो गया? ये साइक्लिक एएमपी बाइंड हो गया किसके साथ? कैप के साथ। तो ये किसके साथ बाइंड हो गया? ये सीएमपी आपका बाइंड्स टू किसके साथ बाइंड हो गया? कैप के साथ बाइंड हो गया। तो अब जो चीज बनी वो क्या बनी? अब बनी CAP कॉम्प्लेक्स। अब आपकी जो चीज बनी वो बनी CAMP कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ये हेल्प करता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन आरएनए पॉलीमरेज efficiently binds to promoter रीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर अच्छी तरीके से बाइंड कर गया। तो जो ये पिंक कलर से नहीं दिखाया, जो ग्रीन कलर से दिखाया, वो है वो डॉग जिसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर अच्छे से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज अब आगे मूव करेगा। कहां मूव करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। यहां रिप्रेसर वाला काम नहीं है, वो नेगेटिव कंट्रोल था, ये पॉजिटिव कंट्रोल था। मतलब कौन सी चीज है जो लैक ऑपरॉन को प्रमोट करती है? वहां पर रिप्रेसर लैक ऑपरॉन को इनिबिट कर रहा था, ये लैक ऑपरॉन को प्रमोट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली बाइंड्स टू प्रमोटर रीजन। सो आरएनए पॉलीमरेज रीच टू स्ट्रक्चरल जीन। हेंस क्या होगा? फ्रेंड्स चाय पी लो फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा। फिर से समझना, ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज है, जिसकी वजह से एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, जिसने एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया। ये सीएमपी कैप प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ। कैप प्रोटीन का नाम कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। इसको डीएनए का जो रीजन बनाता है उस रीजन का नाम है कैप साइट। तो कैप सीक्वेंस ने ये प्रोटीन बनाया, कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है। बाइंड करेगा तो आगे जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला? यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि अगर लैक्टोज है तो एडिनाइल साइक्लेज है। एडिनाइल साइक्लेज है तो CAMP है तो फिर कैप और CMP कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये है तो दीवाने लैक ऑपरॉन ऑन है। समझ में आया तो यस लिख दे। समझ में आया यस लिख दे। लिख दो भाई, समझ में आया तो यस लिख दो, फटाफट यस लिख दो, फटाफट यस लिख दो। ये है पॉजिटिव कंट्रोल। आप डायरेक्ट ये याद रखो बस कि लैक है तो एंजाइम है तो सीएमपी है, कॉम्प्लेक्स है, लैक ऑपरॉन ऑन है। डायरेक्ट याद रखो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ मत पढ़ो, मतलब ये मत पढ़ो सिर्फ ये याद रखो। डायरेक्ट रट्टा मार लो इसको, ये रिजल्ट है, भूल जाओ इसको। भूल गया सब कुछ
याद नहीं अब कुछ, एक बात न भूली, जूली आई मिस यू। हाँ तो भैया ये देखिए, अब इससे एक और कंक्लूजन निकाल दो। अब दूसरा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 2 निकाल दो, कंक्लूजन 2 डायरेक्ट निकाल दो, कंक्लूजन 2 दोबारा डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। भाई मंडे से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना भाई साहब, तबाही है तबाही, मैं बता रहा हूं। वैसे तो तुम सारे मेरे फैन हो चुके हो अब, लेकिन एक दो अगर बचे भी है ना वो उस सीरीज में फैन हो जाएंगे भाई, बहुत खतरनाक है, ठीक है। आना जरा, कंक्लूजन टू, कंक्लूजन टू, अगर ग्लूकोज है तो फिर तेरा क्या काम, अगर ग्लूकोज है तो क्या नहीं है, लैक्टोस नहीं है। अगर ग्लूकोज है तो, अगर ग्लूकोज है तो लैक्टोस नहीं है। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज है तो लैक्टोस नहीं है, तो कौन एंजाइम नहीं होगा, एडिनाइल साइक्लेस नहीं होगा, एडिनाइल साइक्लेस नहीं होगा तो CAMP नहीं होगा, CMP नहीं होगा तो फिर CAMP कैप कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। ये नहीं होगा तो फिर RNA पॉलीमरेज नॉट एबल टू बाइंड एट प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन। सो लैक ऑपरॉन, सो लैक ऑपरॉन ऑफ, लैक ऑपरॉन ऑफ, लैक ऑपरॉन ऑफ, लैक ऑपरॉन ऑफ, तो कहीं कहीं पर हां लैक ऑपरॉन ऑफ, तो इसी चीज को कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है कैटाबॉलिक रिप्रेशन। बस याद रखना, इस टॉपिक की एक और हेडिंग होती है कैटाबॉलिक रिप्रेशन, बस हेडिंग है टॉपिक की। इस टॉपिक की एक और हेडिंग मिल सकती है कैटाबॉलिक रिप्रेशन, कैटाबॉलिक रिप्रेशन, ग्लूकोज इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कैटाबॉलिक रिप्रेशन भी बोल सकते हैं। और जब आप बैक्टीरिया को दोनों चीजें दोगे, ग्लूकोज भी दोगे लैक्टोज भी दोगे, तो वो ग्लूकोज को लेना पसंद करता है। जब तक ग्लूकोज होगा लैक ऑपरॉन ऑफ रहेगा। चलो जल्दी से लिख लो, ऑपरॉन खत्म, जल्दी से लिख लो, अब खेल शुरू होगा। अब मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊंगा, चलो जल्दी लिख लो भाई, शिल्पा शेट्टी की कसम है तुम्हें, जल्दी लिख लो। लिख लिया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक बात न भूली, पेडिग्री आई मिस यू। जल्दी से लिख लो। वीडियो कॉल हमें पढ़ाने तो दे मेरे भाई, वीडियो कॉल भी कर लेंगे। डन। अब आ जाओ भाई, सारे आ जाओ भाई। कैसे शुरू करें, कैसे, ये रहा टॉपिक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चलो भाई शुरू करते हैं।
प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। हे प्रभु, अपना आशीर्वाद प्रदान करें इस टॉपिक को खत्म करने में, क्योंकि ये टॉपिक भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बहुत प्यार से लेके जाना पड़ेगा, बहुत तरीके से लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का रिवीजन लेक्चर आएगा कल। पहले बता देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए कि कुछ टॉपिक हैं जिनके मैं आपको रिवीजन लेक्चर देता हूं। उनमें से है एक डीएनए। आधे तो ऐसे ही डर गए, रिवीजन लेक्चर आएगा मतलब खतरनाक है। अरे नहीं भाई, कुछ खतरनाक नहीं है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आ जाओ भाई। इसी को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग ये वो नहीं है, फिंगर प्रिंटिंग का मतलब वो नहीं है आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया और आपके ये हाथ ठपाक कागज पे लिए, है ना, और आपने कागज की ऐसे मुट्ठी बना के वहां झगड़ा करने लगे। नहीं, ये नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब। समझिएगा, अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ह्यूमन जीनोम की बात करता हूं। जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या मैं कहूं मैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए की बात करता हूं। तो आपको मालूम है कि हमारा जो यहां पर होगा वो होता है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। लेकिन मैं जब डिप्लॉयड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? डिप्लॉयड सेल की बात करूंगा, तो आप बोलते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो बच्चों, दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, 99.9% ऑफ डीएनए ऑलमोस्ट सेम, 99.9% ऑफ डीएनए सेम इन ऑल पर्सन। जितने भी लोग होते हैं, आपका, मेरा, मम्मी का, पापा का, राम का, मोहन का, श्याम का, ठीक है, कोई आंध्र प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, सबका, कोई आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, ठीक है, 99.9% ऑफ डीएनए सेम इन ऑल पर्सन एक्सेप्ट पर्सन। तो बताओ कितना परसेंट डीएनए वेरिएशन शो करता है? इसका मतलब हो गया 0.1% डीएनए शो डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन। तो हम सब का 99.9% डीएनए सेम है। तो अब आपका 0.1% डीएनए सबका अलग अलग है। तो अगर मैं कहूं 3.3 इंटू 10 की पावर 9 का 0.1% आप निकालेंगे, अगर आप इसका 0.1% आप निकालेंगे, तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका करीब 3.3 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोला 6 आएगा, 7 आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 6 ही आएगा। अरे कितना आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 3.3 इंटू 10 की पावर 6 आएगा या 7 आएगा? कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। ठीक है भाई, 6 आएगा। जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा। ठीक है, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, मदद कर दिया करो। 3.3 इंटू 10 की पावर 6, तो 3.3
इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये आपका इतना % डीएनए क्या शो करता है? वेरिएशन शो करता है। तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इसमें 0.1% डीएनए डिफरेंस शो करता है। तो 3.3 इंटू 10⁶ ये आपका हो गया। फिर आपने यहां पर लाइन खींची। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से सुनना, पूरा का पूरा फील करना। देखो मैंने स्लो हो गया हूं, ठीक है, सोच सोच के बोल रहा हूं, स्लो कर दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताइए कि कहीं पर खून हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। चलो सिंपल बताइए, अगर मुझे 4 या 5 लोगों की स्टडी करनी है, मुझे उनमें वेरिएशन स्टडी करनी है, तो भाई मैं 99.9% डीएनए की स्टडी थोड़ी ना करूंगा, वो तो सब में सेम मिलेगा। इसका मतलब मैं किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड on basis of 0.1% DNA, not 99.9%. Person can be identified on the basis of 0.1% DNA, not 99.9%. अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, टर्न नहीं कर रहा हूं, स्लाइड टर्न नहीं कर रहा हूं, स्लाइड नहीं कर रहा हूं टर्न, घबराना नहीं, स्लाइड टर्न नहीं कर रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। आओ ध्यान से समझना बच्चों, मेरे पास है डीएनए, ठीक है, मेरे पास क्या है? डीएनए। ये है मेरे पास डीएनए। इस डीएनए में ये जो रीजन है, जो मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं, ये रीजन है एक्सॉन। ये रीजन है आपका एक्सॉन, ये रीजन है एक्सॉन। और जो मैंने व्हाइट से दिखाया, वो रीजन है आपका इंट्रॉन। क्या है? इंट्रॉन। तो अगर मैं आपको बोला कि ये रीजन क्या है, भाई ये रीजन भी आपका क्या है? एक्सॉन है, ठीक है, ये रीजन भी आपका है एक्सॉन। और जो व्हाइट से दिखाया है, जो व्हाइट से दिखाया है, वो है आपका इंट्रॉन। तो मैं एक काम करता हूं, एक मिनट, EXON, तो मैं एक काम करता हूं, इंट्रॉन को मैं लिख देता हूं व्हाइट, आई लिख देता हूं, सिर्फ आई लिख देता हूं। ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन और ये इंट्रॉन, ठीक है। एक्सॉन दिखाया और इंट्रॉन दिखाया। अब 0.1% डीएनए जो है, ये जो 0.1% डीएनए है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। मैंने कहा ATG, 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 ATG। तो अगर मैं आपको बोला, अभी लिखना मत, ठीक है, लिखना मत, ठीक है, अभी लिखना मत, ATG, ठीक है, लिखना मत, ATG लिखना मत, अभी समझना, CTA, ATG, ATG लिखना मत, अभी लिखना मत, GA,
ATG। अब ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा फोकस करना। ATG CTA, अब लिख सकते हो ATG CTA ATG GA ATG। तो ये जो 0.1% डीएनए है, 0.1% डीएनए है, सबसे पहली बात कि ये 0.1% डीएनए जो होता है इज अ पार्ट ऑफ इंट्रॉन। ये जो 0.1% डीएनए है ये इंट्रॉन का पार्ट है। और इंट्रॉन कैसा रीजन है? इंट्रॉन आपका नॉन कोडिंग रीजन है। मतलब ये 0.1% वाला पार्ट डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, डू नॉट फॉर्म प्रोटीन। तो 0.1% डीएनए जो मुझ में और आप में अलग अलग मिलेगा, वो डीएनए किस में मिलेगा? एक्सॉन वाले पार्ट में मिलेगा या इंट्रॉन वाले पार्ट में मिलेगा? सर वो हमारा मिलेगा इंट्रॉन वाले पार्ट में। बिल्कुल सही। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज वो जो चीज मिलेगी, वो जो डीएनए मिलेगा, दैट 0.1% डीएनए, इस 0.1% डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए, which repeat after regular interval of time in इंट्रॉनिक रीजन ऑफ डीएनए। दो चीजें हमें पता चली, पूरा फोकस रखना, बहुत जानदार क्लास होगी आज। दो चीजें पता चली। पहला, जो मुझ में और तुम में 0.1% डीएनए डिफर करता है वो डीएनए इंट्रॉन वाला है, पहली चीज ये पता चली। दूसरा, उस डीएनए का नाम सैटेलाइट डीएनए है। जो मुझ में और तुम में वेरी करेगा उस डीएनए का नाम सैटेलाइट डीएनए है। तीसरा, ये डीएनए बार बार रिपीट होगा, ये डीएनए बार बार रिपीट होगा, ये डीएनए आपका 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 बार बार रिपीट होगा। कौन से सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? लिख के बताओ। कौन से सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? लिख के बताओ। कौन से सीक्वेंस हैं जो इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं? लिख के बताओ। अभी दूध का दूध पानी का पानी। कौन से सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? कौन से सीक्वेंस हैं? लिख के बताओ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बताओ इसमें ATG 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 ATG। तो बच्चों ATG मैंने कहां पर बनाया? ATG आपने इंट्रॉनिक पार्ट में बनाया। ATG प्रेजेंट इन इंट्रॉनिक पार्ट, पहली चीज तो ये हो गई। और ATG बार बार रिपीट हो रहे हैं, ATG बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ATG आपका रिपीटिटिव डीएनए हुआ। कैसा डीएनए हुआ? रिपीटिटिव डीएनए हुआ। कैसा डीएनए हुआ? रिपीटिटिव डीएनए हुआ। ATG 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 ATG। तो बच्चों यहां पर ये CB है, ये CB है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात नहीं कर रहा। पूरा का पूरा
पूरा का पूरा इंट्रॉन के रीजन को सैटेलाइट डीएनए नहीं बोलते। पूरे के पूरे इंट्रॉन में जो बेसिस हैं सबको सैटेलाइट डीएनए नहीं बोलते। पूरे के भाई भाई इंट्रॉन में तो सीटीए भी है, इंट्रॉन में तो जीए भी है, इंट्रॉन में तो ये सी और ये सी भी है। ये सी और ये सी सैटेलाइट डीएनए नहीं है, ये सीटीए सैटेलाइट डीएनए नहीं है, ये जीए सैटेलाइट डीएनए नहीं है, ये ए टीजी सैटेलाइट डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए वो होगा जो बार बार रिपीट होगा, जो बार बार रिपीट होगा। एटीजी 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 एटीजी, जो डीएनए बार बार रिपीट होगा, जो डीएनए के सीक्वेंस बार बार रिपीट होंगे वही सैटेलाइट डीएनए होंगे। क्या सारा इंट्रॉन सैटेलाइट डीएनए है? नहीं, बट सैटेलाइट डीएनए इज इंट्रॉनिक डीएनए। तो अगर मैं आपको बोला, आपको मैंने बोला, बताना जरा ट्रू और फॉल्स, ऑल इंट्रॉनिक डीएनए इज सैटेलाइट डीएनए। बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स? सारा इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए है, ट्रू या फॉल्स? मेरे मुड़ने से पहले आंसर आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? मेरे मुड़ने से पहले आंसर आना चाहिए। अरे समझ गए तुम तो बड़े हो गए रे, बड़े हो गए, तो बड़े हो गए। ऑल सैटेलाइट डीएनए, मेरे मुड़ने से पहले आंसर आना चाहिए, इज इंट्रॉनिक डीएनए। मेरे मुड़ने से पहले जवाब आना चाहिए, ऑल सैटेलाइट डीएनए इज इंट्रॉनिक डीएनए। मेरे मुड़ने से पहले जवाब आना चाहिए। जल्दी, ट्रू 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 ट्रू। तो जितने सैटेलाइट डीएनए हैं वो इंट्रॉनिक डीएनए हैं, बट सारे इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं होते। तो सैटेलाइट डीएनए की पहली पहचान, चलो जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब इसी को और बेहतर तरीके से बताऊंगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इंट्रॉन में तो और भी हैं, सी है, ये सी है, ये सीटीए है, ये सीटीए तो रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब इंट्रॉन का वही रीजन जो बार बार रिपीट होता है उसी को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, उसी को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम आगे पहुंचे, ताकि हम आगे पहुंचे। जल्दी से फटाफट। कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया। तो अगर आपने ये नोट कर लिया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप जरा यहां पर देखिएगा, अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको स्टडी करनी है 0.1% डीएनए की, 0.1% डीएनए की अगर आपको स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है? 0.1%। तो बच्चों आपका जो 0.1% डीएनए होता है, आपका जो 0.1% डीएनए होता है, वो डीएनए कैसा डीएनए है? वो आपका इंट्रॉनिक डीएनए है, पहली चीज। दूसरा, वो आपका कैसा डीएनए है? उसी डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तीसरा, वो वेरिएशन शो करता है, वेरिएशन शो करता है इन ऑल इंडिविजुअल। कैसे वेरिएशन शो करता है सर? हाउ? कैसे वेरिएशन शो करता है? प्लीज एक्सप्लेन। अभी एक्सप्लेन करता हूं, अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये रीजन नॉट कोड फॉर प्रोटीन, और ये है आपका
3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, ये है आपका 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। और इस सैटेलाइट डीएनए को, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस सैटेलाइट डीएनए को हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए। तो वो 0.1% डीएनए कैसा है? सैटेलाइट डीएनए है, और वो बार बार रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरा फोकस करना। एनसीईआरटी मत पढ़ना आज, बिल्कुल भी मत पढ़ना अभी एनसीईआरटी जब तक खत्म नहीं होता। ठीक है, पूरा फोकस करना, ध्यान से फोकस करना। अब इन्होंने बोला कि, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। इंट्रॉनिक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, वेरिएशन शोन इन ऑल इंडिविजुअल, हाउ नॉट कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, इसको आप रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। अब जरा यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3% है, 3 है, ठीक है, 3% है, देखिएगा जरा ध्यान से। CTAGA, ठीक है, CTAGA, GATA, GATA, GATA। तो अब आप देखिए यहां पर सैटेलाइट डीएनए है GATA, 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 GATA। कितनी बार रिपीट किया सर? 4 बार रिपीट किया। यहां पर देखिए GATA, GATA, ठीक है, GATA। चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी इसको चलो हटा देते हैं, हम सेकंड वाले को हटा देते हैं। ठीक है, चलो हटाते नहीं है। कितनी बार रिपीट किया? 4 बार रिपीट किया। यहां देखिए GATA, 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 GATA। कितनी बार रिपीट किया? 5 बार रिपीट किया। कितनी बार रिपीट किया? 5 बार रिपीट किया। ठीक, कितनी बार रिपीट किया? 5 बार रिपीट किया। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। ये सेकंड वाला मैं यहां से भी हटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं आपको अभी सेकंड वाला यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहां से आपका ये सेकंड वाला यहां से हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, आपको 2 दिख रहे हैं, एक में 4 रिपीट है और एक में आपका 5 रिपीट है। एक में 4 रिपीट है, एक में 5 रिपीट है, आपको 2 दिख रहे हैं। ठीक, अब आप और देखिएगा, दूसरी तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इसको, ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं इसको बनाना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए आप, यहां ठीक है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, GATA 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही है ना, और तो कहीं नहीं है ना। GATA, GATA 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका कितना रिपीट हो गया? ये आपका हो गया 7 रिपीट। कितना हो गया? ये आपका हो गया 7 रिपीट। ये देखिए यहां पर 7 है। अब आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर है आपका 8 रिपीट। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं आपके 9 रिपीट। 7 रिपीट, 8 रिपीट, 9 रिपीट। तो तीनों अलग अलग बंदे हैं, तीनों के अंदर ये वाला डीएनए जो है, इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए। तो आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया, आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया। अगर आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया तो आप यस लिखिए। अगर आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया
तो आप यस लिखिए, आप यस लिखिए। अगर आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अगर आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, ठीक है। मेरे दिमाग में ये नहीं है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज खत्म करना है, मेरे दिमाग में ये है कि जितना भी खत्म हो तरीके से खत्म हो, कहीं हड़बड़ी में खेल खत्म ना हो जाए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ये टॉपिक आसान नहीं है, आसान बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। सैटेलाइट डीएनए जो है दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, और एक को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। एक को हमने बोला माइक्रो सैटेलाइट, एक को हमने बोला मिनी सैटेलाइट। ये बीच में हमने यहां पर एक लाइन खींच दी। ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक डीएनए बनाता हूं, ठीक। मैं यहां पर एक डीएनए बनाता हूं। ये मैंने बनाया डीएनए। यहां पर भी मैं आपका एक डीएनए बनाता हूं, ठीक। मिनी से दिमाग में आता है 10 की पावर -3, माइक्रो से दिमाग में आता है 10 की पावर -6। तो मिनी बड़ा लगता है, माइक्रो छोटा लगता है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा सी, मैंने यहां पर लिखा सी टी ए, सी टी ए। फिर मैंने लिखा जी सी, जी सी दिख नहीं रहा है, पर्पल से लिख लेते हैं, जी सी। फिर मैंने लिखा सी टी ए। फिर मैंने क्या लिखा? सी टी ए। फिर मैंने लिखा सी टी ए। फिर मैंने लिखा सी टी ए। और बीच में मैंने आपका लिख दिया, मैंने बीच में आपका लिख दिया यहां पर मैंने आपका लिख दिया सी जी। यहां लिख दिया सी जी। यहां लिख दिया मैंने सी जी। जहां मैंने मिनी सैटेलाइट लिखा है, जहां मैंने मिनी सैटेलाइट लिखा है उसको माइक्रो सैटेलाइट कर देना। जहां मैंने मिनी सैटेलाइट लिखा है उसको माइक्रो सैटेलाइट कर दो। तो ये हमारा मिनी सैटेलाइट है, इसको यहां ले जाओ और माइक्रो सैटेलाइट को यहां ले आओ, ठीक है। ये ले आओ यहां पर माइक्रो सैटेलाइट और यहां पर कर दो मिनी सैटेलाइट, ठीक है। अब आप देखिए सी टी ए, सी टी ए। अब जरा यहां देखना, माइक्रो सैटेलाइट में देखना, माइक्रो सैटेलाइट के अंदर देखिएगा जी सी सी जी सी जी जी सी सी जी सी जी ए टी जी सी सी जी सी जी जी सी सी जी सी जी जी सी सी जी जी सी सी जी सी जी जी सी जी जी सी सी जी सी जी, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा माइक्रो सैटेलाइट में रिपीटिंग यूनिट कितनी दिखाई है मैंने? बताओ, रिपीटिंग यूनिट कितनी दिखाई माइक्रो सैटेलाइट के अंदर? बताओ कितनी दिखाई? 1 2 3 4। यहां रिपीटिंग यूनिट कितनी दिखाई? 1 2। यहां रिपीटिंग यूनिट दिखाई है आपको 2, ठीक है। अब मुझे बताइएगा माइक्रो सैटेलाइट में ज्यादा क्या दिख रहा है? माइक्रो सैटेलाइट में हमको दिख रहा है एटी रिच रीजन, एटी रिच रीजन। और ये हमें दिख रहा है जीसी रिच
रीजन। क्या दिख रहा है? जीसी रिच रीजन। ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, 4। तो यहां हमने दिखाया है आपको 4, ठीक है, 4 हमने यहां पर आपको दिखाया है, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां आपने जीसी लिखा, यहां सीजी, ठीक है, सीजी, यहां कुछ और लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 यहां है 2 रिपीटिंग यूनिट। अब आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 यूनिट मैंने कितने दिखाए? एक यूनिट में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने दिखाए? एक स्ट्रैंड के दिखाए हैं, तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी इतने होंगे। कितने दिखाए? 3 बेस पेयर दिखाए। यहां कितने दिखाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां मैंने दिखाए 12 बेस पेयर। भाई एक में 3 है तो दूसरी स्ट्रैंड में भी 3 ही होंगे, तो 3 बेस पेयर। देखिए एक यूनिट में एक नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 यूनिट, नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 यूनिट, एक यूनिट में 3 बेस पेयर दिखाए। यहां मैंने एक यूनिट में 12 बेस पेयर बताए। तो मुझे बताइए कि माइक्रो सैटेलाइट वाला जो डीएनए है उसके अंदर लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ 1 यूनिट, लेंथ ऑफ 1 यूनिट कितनी हो सकती है? करीब 1 से 5 हो सकती है, 1 से 6, अलग अलग लिखा होता है, 1 से 7, 1 से 8। तो आप मान लीजिए 1 से करीब 6 बेस पेयर आपके होते हैं। अगर छोटा डीएनए बार बार रिपीट हो रहा है, यहां 3 बेस पेयर हैं, अगर 2 बेस पेयर रिपीट होते तब भी माइक्रोसैटेलाइट, अगर 4 बेस पेयर रिपीट होते तब भी माइक्रोसैटेलाइट, अगर 5 रिपीट होते तब भी माइक्रोसैटेलाइट, 6 रिपीट होते तब भी माइक्रोसैटेलाइट। यहां 12 बेस रिपीट हो रहे हैं, 12 बेस रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर जो लेंथ होती है करीब करीब 10 से 60 बेस पेयर होती है। तो किस सैटेलाइट डीएनए में ये सैटेलाइट डीएनए, 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 किसके सैटेलाइट डीएनए के सिंगल यूनिट में बेस पेयर कम होंगे? किसके सैटेलाइट डीएनए के एक यूनिट में बेस पेयर कम होंगे? बताइए किसकी यूनिट छोटी होगी? किसके सैटेलाइट डीएनए की यूनिट छोटी होगी? किसमें बेस पेयर कम होंगे? किसमें बेस पेयर कम होंगे, माइक्रो या मिनी? बताइए, लिख के बताइए। माइक्रो में होंगे, बिल्कुल सही, माइक्रो में। मिनी तो माइक्रो से बड़ा होता है, क्योंकि मिनी होती है बेटा, है ना। अब आप देखिए मिनी होती है। शिल्पा शेट्टी, आ जाओ, सीरियस, आओ फटाफट आओ। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। तेरे सैटेलाइट डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अभी मुझे 3 दिख रहा है। तेरी लेंथ छोटी होगी, मिनी की लेंथ बड़ी होगी। तो यहां पर माइक्रो सैटेलाइट वाला जो डीएनए होता है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर 1 से 6 हो सकते हैं, यहां 10 से 60 हो सकते हैं। यहां नंबर ऑफ बेस पेयर एक यूनिट में 3 दिखाएं, यहां 12 दिखाएं। ये एटी रिच रीजन है, ये जीसी रीजन है। यहां रिपीटिंग यूनिट 4 है, यहां रिपीटिंग यूनिट 2 है। तो ये जो होता है माइक्रो सैटेलाइट की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ लॉन्ग होती है। वो लेंथ आपकी कैसी होती है? लेंथ इसकी लॉन्ग है। देखिए कितना लंबा टुकड़ा है, ये कितना छोटा 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 छोटा, लंबा। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट को बोलते हैं STR, शॉर्ट टैंडम। ठीक है, एक को पहले कर देना, शॉर्ट टैंडम रिपीट।
माइक्रो सैटेलाइट का दूसरा नाम STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट, और इसको बोलते हैं VNTR। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अब टैंडम का मतलब समझना, टैंडम का मतलब समझना। टैंडम का मतलब होता है, टैंडम का मतलब होता है, टैंडम का मतलब है कि टैंडम का मतलब है वन और टू बेस। ठीक है, वन और टू बेस, वन और टू बेस नहीं, वन और मोर देन टू बेस, वन और मोर देन टू बेस अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इसको बोलते हैं टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट साथ में आएगा, अलग अलग वर्ड नहीं है। टैंडम रिपीट का मतलब है एक या फिर दो से ज्यादा बेसिस आपकी बार बार अपीयर होती है, इस चीज को बोलते हैं टैंडम रिपीट। यहां लेंथ छोटी होती है, यहां लेंथ बड़ी होती है, यहां शॉर्ट टैंडम रिपीट बोलते हैं, यहां वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोलते हैं। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इसका दूसरा नाम है VNTR, इसका दूसरा नाम है STR। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अभी और दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अलग लेवल बताऊंगा। अभी धीरे 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 बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे। अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, पूरा फोकस करना। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, लिखो इसको, फटाफट लिखो, फिर फटाफट लिखो। तो आप किसी की भी स्टडी कर सकते हो, इस डीएनए की भी स्टडी कर सकते हो और इस डीएनए की भी स्टडी कर सकते हो। इसकी डीएनए की स्टडी करना लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि यहां पे डीएनए की लेंथ ज्यादा होती है, ये वेरिएबल रीजन होता है। बट ये वेरिएबल रीजन क्यों है और किस तरीके से है, ये मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ये वेरिएशन कैसे शो करता है सर, ये बताइए। ये सभी के अंदर वेरिएशन कैसे शो करता है, ये बताइए। ये वेरिएशन कैसे शो करता है, ये बताइए। बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, कैसे शो करता है सब बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बताया कि ये वाला डीएनए तुम्हारा वेरी करेगा, मेरा भी वेरी करेगा, ये वाला डीएनए भी तुम्हारा वेरी करेगा, मेरा भी वेरी करेगा। हम किसी की भी स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि मोहन कौन है, सोहन कौन है, लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि यहां लेंथ ज्यादा मिलती है। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन कैसे शो करता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। एकदम से नहीं बताऊंगा ना, लेवल बढ़ जाएगा। अब जरा ये देखिए, तीन आदमी आप यहां पर देखिए, ठीक है, एक डायग्राम है, देखिए जरा। इसको देखिए जरा, ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए आप, दिख रहा है? इसको देखिए जरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, एक, दो, तीन, चार, चार, यहां पर 7, यहां पर 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आपका 12 दिखा दिया है। ठीक, यहां पर 6, यहां पे 19, यहां पे 14। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। कितने रिपीट दिखाए हैं यहां पर? AGAT, AGAT, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना। यहां पर AGAT के कितने रिपीट है? एक रिपीट जो होगा, एक रिपीट जो होगा, एक रिपीट के अंदर सीक्वेंस क्या है? एक रिपीट के अंदर सीक्वेंस है AGAT। कितने बेस पेयर है? 4 बेस पेयर है। इसका मतलब ये है STR, इसका मतलब है ये है माइक्रोसैटेलाइट। कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? AGAT 7 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है AGAT, 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 1 2 3 4 5, AGAT, AGAT। ये 7 डब्बे का मतलब क्या है? एक डब्बे का मतलब AGAT है। ऐसे कितने डब्बे हैं? ऐसे 7 डब्बे हैं, तो 7 टाइम AGAT है। यहां कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6। यहां कितने डब्बे हैं? यहां कितने डब्बे हैं? यहां पर आपका देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का नहीं, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19। ये है 19 डब्बे, 19 डब्बे। यहां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हैं 14 डब्बे। अब आप देखिए, ये कितने हैं? 6 रिपीट। कितने रिपीट हैं? 6 रिपीट। कितने डब्बे हैं? 6 डब्बे हैं। तो 6 और 7 टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6 और 7 टोटल मिलाकर कितने हो गए? 7 और 6, 13 टाइम रिपीट, 13 टाइम्स AGAT रिपीट हो रहा है फर्स्ट पर्सन में। यहां पर AGAT कितनी बार रिपीट हुआ? 19 बार यहां हुआ, 4 बार यहां हुआ। 1 2 3 4, मतलब 4 बार AGAT आएगा। यहां पर ये डब्बे 19 है, मतलब 19 बार AGAT आएगा। यहां 14 बार और यहां पे 12 बार। तो बच्चों, पर्सन वन में आपका AGAT कितनी बार रिपीट हुआ? 7 बार यहां हुआ, 6 बार यहां हुआ। तो 7 + 6 कितना हुआ? 13 हुआ। पर्सन टू में आपका AGAT कितनी बार रिपीट हुआ? आपका रिपीट हुआ 4 + 19, 23। पर्सन 3 में कितनी बार हुआ? पर्सन 3 में आपका AGAT कितनी बार हुआ? 12 + 14, तो 12 + 14, तो 20 24 26 बार रिपीट हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक, इस एक का मतलब ए नहीं है, इस एक डब्बे का मतलब है AGAT, इस दूसरे डब्बे का मतलब AGAT, तीसरे डब्बे का मतलब AGAT, चौथे का मतलब AGAT, पांचवें का AGAT, छठवें का AGAT, सातवें का AGAT। तो AGAT पहले पर्सन में 13 बार रिपीट हुआ, दूसरे में 23 बार रिपीट हुआ, और तीसरे बंदे में 26 बार रिपीट हुआ। तो ये जो रिपीटिशन यूनिट होती है, ये जो रिपीटिशन यूनिट होती है, ये जो रिपीटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट वेरी इन ऑल इंडिविजुअल, और ऐसा तो सिर्फ एक क्रोमोसोम का है,
ऐसा तो सिर्फ एक क्रोमोसोम का है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 7 है। मान लीजिए ये है आपका राज कुंद्रा, ये है शिल्पा शेट्टी, ये है शिल्पा शेट्टी, और ये है आपका यश, केजीएफ का हीरो। ठीक है, तो अब आप देखिए राज, शिल्पा और यश का सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 7 पे वेरिएशन है। ऐसे कितने सारे क्रोमोसोम होंगे, ऐसे कितने सारे क्रोमोसोम होंगे, हर क्रोमोसोम पर रिपीटिंग यूनिट वेरी करती है। तो तुम खुद देख लो, तुम्हारे किसी पर्टिकुलर अगर हम किसी एक क्रोमोसोम पर हमारे अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेम आ भी गई, तो फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर रिपीटिंग यूनिट वेरी करेंगी, फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम पे वेरी करेंगी। अगर हम तीनों के किसी एक क्रोमोसोम पे मान लीजिए नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेम आ भी गया, तो भाई 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, किसी दूसरे क्रोमोसोम पर वेरी करेगा, किसी दूसरे क्रोमोसोम पर वेरी करेगा। तो अब आप देख लीजिए 0.1% डीएनए वेरी किस तरीके से करता है, क्योंकि आप लोगों के क्रोमोसोम में, मेरे क्रोमोसोम में जो सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं उनकी रिपीटिंग यूनिट के नंबर वेरी करते हैं। सर अगर हम और आपका किसी एक क्रोमोसोम पर कुछ बंदों में सिमिलरिटी आ भी गई, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेम भी रही, तो कोई बात नहीं, 22वें नंबर पे वेरिएशन आ जाएगी, 13वें नंबर पे आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो वेरिएशन आएगी। एक आधी केस में अगर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेम आ भी गई किसी क्रोमोसोम पर, तो बाकी क्रोमोसोम पर वेरिएशन आ जाएगी, बाकी पे वेरिएशन आ जाएगी। आपको ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। आपको इन तीनों बंदे के एक ही क्रोमोसोम पर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स का नंबर अलग अलग है, तो तीनों में वेरिएशन है, तीनों में वेरिएशन है। इसके डीएनए में रिपीटिंग यूनिट का नंबर कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। ये तो मैंने एक ही क्रोमोसोम पे स्टडी किया, ये तो मैंने एक ही क्रोमोसोम पे स्टडी किया। भाई जल्दी से यस लिख दीजिए, टॉपिक बड़ा खतरनाक है, मैं बहुत सीरियस हूं आज, कसम शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 7 रिपीट, AG80 7 टाइम, यहां पर 6 टाइम, तो 7 + 6 आपका हो गया 13। तो ये तो एक क्रोमोसोम पे दिखाया है, एक क्रोमोसोम पे दिखाया है, इसको लिखना मत, ये तो ऐसे तो मैंने आपको समझाने के लिए है। ठीक है, लिखना मत, ये बनाने मत बैठ जाना, हाँ ये बनाने मत बैठ जाना तुम लोग, मुझे मालूम है तुम लोग क्यों हंस रहे हो वैसे जो तुम सोच रहे हो बेटा वो बात नहीं है, यहां देखो तुम, ठीक है यहां देखो भाई लेजेंड है ना आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। तो यहां तक तुमको समझ में आ गया भाई, ये तुम्हें समझ में आ गया, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है देखिए जरा यहां एक लाइन क्या लिखी है, VNTR में जो रिपीटिंग यूनिट है उनका नंबर 10 से 1500 तक हो सकता है। STR में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट का नंबर 5 से 200 तक हो सकता है, और ये अलग अलग क्रोमोसोम पर वेरी करेंगे। मतलब VNTR वाले जो सीक्वेंस से बड़े वाले, VNTR किसको बोला था, मिनी सैटेलाइट को बोला था, तो VNTR मिनी सैटेलाइट को बोला था। ठीक है, VNTR किसको बोला था, मिनी सैटेलाइट को बोला था। तो किसी के शरीर में जो क्रोमोसोम है
उसमें वीएनटीआर वाले सीक्वेंस की जो रिपीटिंग यूनिट है उसका नंबर 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1500 तक हो सकता है। एसटीआर कितनी बार रिपीट कर सकता है? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 200 बार, 200 बार तक आपका रिपीट कर सकता है। ये नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो। लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। नंबर ऑफ रिपीट, लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो, शाबाश। अब बताऊंगा कि 0.1% में ही वेरिएशन क्यों आई, कैसे वेरिएशन आई, क्या सोर्स है वेरिएशन का, वो बताऊंगा। जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी, वहां से हटो, ये लो, हट गया, हट गया जल्दी वहां से हटो नोट्स बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ें भाई? देख, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो जेनेटिक्स का नोट्स होता है ना भाई, वो ऐसे ही होता है ना? अगर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तू समझ जेनेटिक्स है, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ऐसे ही पढ़ना है उसको। जेनेटिक्स इसलिए तो बोलते हैं कि आप एकदम एनसीईआरटी का इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, आएगा ही नहीं। अब तू देख, रेप्लिकेशन कितना सा दिया एनसीईआरटी में, मैंने भी उतना ही समझाया है, बस समझाने में चीजें ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। तो उस पॉइंट को समझाया है, तभी तो जेनेटिक्स बोलते हैं यार, तभी तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तभी तो हम 2-3 महीने से, 3-4 महीने से जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। अगर ये 2 चैप्टर हटा देते, इतने में तो मैं 70% 11 खत्म कर देता तुम्हारी, इतने में मैं 70% 11 खत्म कर देता। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, है ना, जैसे मैं यकीन 1.0 में पढ़ाता हूं, ठीक है, यकीन 1.0 भी तुम्हारे साथ ही स्टार्ट हुआ था, और वहां पर अब मुझे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना है। मेरे सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं 11th के। अब तुम देख लो तुम्हारे कितने चैप्टर हुए और उनके कितने चैप्टर हुए। ये तभी तो क्लास 12th का मतलब ही यही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो नोट्स को पढ़, नोट्स से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर तू एनसीईआरटी पढ़, फिर तू एनसीईआरटी पढ़। और मैं एनसीईआरटी सीरीज लेकर आ ही रहा हूं मंडे से, मेरे साथ साथ पढ़ ले, है ना? वो दोनों के लिए हो जाएगा, तुम्हारे बोर्ड लेवल के लिए भी हो जाएगा और नीट लेवल के लिए भी हो जाएगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आ जाओ। तो ये तुमने देख लिया, अब सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। y.1% रीजन ऑफ डीएनए, y.1% रीजन ऑफ डीएनए शो वेरिएशन। समझना जरा ध्यान से, सभी इंसान में 0.1% रीजन इतनी वेरिएशन शो क्यों करता है, इतनी वेरिएशन शो क्यों करता है? ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करके समझना, ध्यान से समझना। बच्चों, मैंने एक डीएनए बनाया, ये है आपका डीएनए। इस डीएनए में ये वाला जो रीजन व्हाइट से बनाया, ये रीजन है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। ये है ई, ई मतलब है एक्सॉन। और जो येलो से है वो है इंट्रॉन, ठीक है, वो है इंट्रॉन। ये डीएनए है मोहन का,
किसका डीएनए है? मोहन का। इन्होंने बोला कि वेरिएशन किसकी वजह से आई। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, मजा आ जाएगा बिल्कुल, पूरा का पूरा ध्यान से समझना। बोला वेरिएशन किसकी वजह से आई? मैंने कहा वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से आई। म्यूटेशन की वजह से डीएनए में चेंज आया। वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से आपका चेंज आया। किसमें चेंज आया? चेंज आया आपका डीएनए में। अब समझना, जो म्यूटेशन एक्सोनिक पार्ट में आई होगी, जो म्यूटेशन एक्सोनिक पार्ट में आई होगी, एक्सोनिक पार्ट किसका? मोहन के डीएनए का। तो मोहन के डीएनए का एक्सोनिक पार्ट क्या बना देगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या बना देगा? मैसेंजर आरएनए बना देगा। बिल्कुल सही है सर। मैसेंजर आरएनए, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका डीएनए से हुआ ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपका डीएनए से क्या बना? डीएनए से बना आपका एमआरएनए। क्या बना? आपका एमआरएनए बना। लेकिन एमआरएनए के बाद आपकी हो गई स्प्लाइसिंग। ये कैसा एमआरएनए बना? इमैच्योर एमआरएनए बना। अब जब स्प्लाइसिंग हो गई तो सिर्फ बचा क्या? आपका बचा सिर्फ एक्सॉन। क्या बचा? एक्सॉन। ठीक है। और उस एक्सोनिक पार्ट ने आपका बनाया प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। ठीक है। तो भैया डीएनए से बना एमआरएनए, लेकिन एमआरएनए जो है उसमें ये पार्ट कौन सा है? एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन्स निकल गए, तो इंट्रॉन्स तो प्रोटीन बनाते ही नहीं है, ये प्रोटीन बना। मान लीजिए ये प्रोटीन आपका एबनॉर्मल बना। क्या बना? एबनॉर्मल बना। क्यों एबनॉर्मल बना? क्यों एबनॉर्मल बना? क्योंकि डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन, इंट्रॉनिक पार्ट में म्यूटेशन, एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन। तो जब म्यूटेशन हो गई, जब म्यूटेशन हो रखी है, कहां म्यूटेशन हो रखी है? एक्सोनिक पार्ट में भी हो रखी है और इंट्रॉनिक पार्ट में भी हो रखी है। तो भैया जो प्रोटीन बनेगा वो एबनॉर्मली बनेगा। भाई प्रोटीन कैसा बना? एबनॉर्मल बना। और इस एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से जो मोहन था, मोहन ने क्या लॉस कर दिया? मोहन ने लॉस कर दिया। क्या लॉस कर दिया? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लॉस कर दिया। तो मोहन ने अगर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लॉस किया तो जो म्यूटेशन एक्सोनिक पार्ट में हुई वो म्यूटेशन क्या नेक्स्ट जनरेशन में कैरी होगी? क्या मोहन का आगे बच्चा होगा? अगर मोहन ने अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लॉस कर दिया तो क्या आगे मोहन का बच्चा होगा? मोहन का बच्चा नहीं होगा। इसका मतलब जो म्यूटेशन आपकी एक्सोनिक पार्ट में हुई, जो म्यूटेशन आपकी एक्सोनिक पार्ट में हुई, म्यूटेशन which occur in exonic part of DNA will express immediately either
in form of, either in form of normal protein or abnormal protein, and if abnormal protein is formed, and if abnormal protein is formed, then it can affect reproductive capacity. So this mutation will not, क्योंकि बच्चा ही नहीं होगा, this mutation will not transmit to next जनरेशन. तो ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगी. तो म्यूटेशन जो एक्सोनिक पार्ट में होती है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकती है. बट सर व्हाट अबाउट इंट्रॉनिक? वो तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं. मैंने एक्सप्लेन किया एक्सोनिक पार्ट में अगर म्यूटेशन हुई तो क्या होगा. भाई मेरे एक्सोनिक पार्ट में अगर म्यूटेशन हुई है तो वो पार्ट मेरे शरीर में इमीडिएटली प्रोटीन बना देगा. प्रोटीन अच्छा बना खराब बना उससे मुझे पता चल जाएगा कि म्यूटेशन अच्छी थी या खराब थी. एक्सोनिक पार्ट ऑफ डीएनए इमीडिएटली एक्सप्रेस कर सकता है म्यूटेशन को इन द फॉर्म ऑफ ईदर गुड प्रोटीन और बैड प्रोटीन. यस और नो, यस और नो. इंट्रॉनिक का मैंने बताया नहीं, अब इंट्रॉनिक का बताऊंगा. यस या नो? समझ में आया तो यस लिखिए. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इट विल अफेक्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लेके बताया है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का बताया है, इसलिए मैंने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को मेंशन किया. एक्सोनिक पार्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट कर भी सकता है, बट इंट्रॉनिक वाला पार्ट कभी नहीं करेगा. कभी नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा वो मैं भी आपको बताऊंगा. एक्सोनिक पार्ट कर भी सकता है लेकिन इंट्रॉनिक वाला कभी भी नहीं करेगा. देखिएगा जरा, ये आपको जल्दी से लिख लीजिए. इंट्रॉनिक वाला पार्ट तो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, तो इंट्रॉनिक वाले पार्ट में क्या होगा ध्यान से देखिएगा. तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी हटो वहां से, जल्दी से लिख लीजिए. लिख लो. एक लिख रहा है सर छुट्टी प्लीज, आई एम नॉट वेल. बेटा गेट वेल सून, यही बोल सकता हूं मैं तो. प्रोटीन क्यों आया भाई? प्रोटीन इसलिए आया क्योंकि तेरे और मेरे शरीर में अगर डीएनए में कहीं म्यूटेशन हो रही है एक्सोनिक पार्ट में, तो भैया एक्सोनिक पार्ट वाला डीएनए तो प्रोटीन बनाता ही है ना, वो तो बनाएगा ही प्रोटीन. वो तो प्रोटीन बनाएगा ना. तेरे शरीर में मेरे शरीर में एक्सोन से प्रोटीन बनते हैं. एक्सोन डीएनए वाला पार्ट है, तो डीएनए के एक्सोनिक वाले पार्ट में म्यूटेशन हुई है तो वो तो एक्सप्रेस करेगी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल प्रोटीन और एबनॉर्मल प्रोटीन. अगर एबनॉर्मल प्रोटीन बना तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट करेगी, वो तो करेगी. जल्दी से लिख लो. सर आप कभी भी मेरा नाम नहीं लेते. अश्मिता तुम्हारा नाम ले दिया. लो
अब जरा ध्यान से देखना, इफ हेडिंग, इफ म्यूटेशन, यहां पर हेडिंग डालनी है आपने, ये बड़ी हेडिंग आपने डाली थी, बड़ी हेडिंग आपने डाली थी, ठीक है, बड़ी हेडिंग आपने डाली थी, तो यहां पर आपने पहली हेडिंग डाली सब हेडिंग, इफ म्यूटेशन अकर इन, इफ म्यूटेशन अकर इन कोडिंग रीजन, म्यूटेशन कहां हुई, कोडिंग रीजन में हुई, ये आपने पहली सब हेडिंग डाली, इसकी ये बड़ी हेडिंग है, इसकी पहली सब हेडिंग आपने ये डाली इफ म्यूटेशन अकर इन कोडिंग रीजन, और दूसरी हेडिंग आप डाल रहे हो इफ म्यूटेशन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। तो अब आप देखिए, इफ म्यूटेशन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, देखिए मजा आ जाएगा, अभी देखना, ये है मोहन का डीएनए, ये है मोहन का डीएनए, मोहन, मोहन में ये है आपका एक्सॉन, ये है आपका एक्सॉन, और बीच वाला है आपका इंट्रॉन, ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन। अगर म्यूटेशन इंट्रॉनिक पार्ट में हुई, म्यूटेशन म्यूटेशन will not express immediately because introns do not form प्रोटीन। ध्यान से समझना, अगर म्यूटेशन इंट्रॉनिक पार्ट में हुई, इफ म्यूटेशन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन मतलब इंट्रॉन, म्यूटेशन, इफ म्यूटेशन अकर इन इंट्रॉन, इफ म्यूटेशन अकर इन इंट्रॉन्स, if mutation occur in introns, if mutation occur in introns, mutation will not express immediately because introns do not form protein, but it will change। भाई ये जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, समझ में आया? ये ऐसे ही पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स पे काउंट होते हैं ये, ठीक है? डिफिकल्ट बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान चैप्टर नहीं होते ये, इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तुम देखो ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इफ म्यूटेशन अकर इन इंट्रॉन्स, म्यूटेशन विल नॉट एक्सप्रेस इमीडिएटली बिकॉज इंट्रॉन डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, बट इट विल चेंज दी डीएनए ऑफ मोहन। तो बच्चों जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा, जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा, बट इसने मोहन के डीएनए को चेंज कर दिया, तो दिस म्यूटेशन, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, चेंज द डीएनए ऑफ मोहन। तो भाई मोहन का जो डीएनए है, मोहन का जो डीएनए है वो चेंज हो गया। मोहन का डीएनए क्या हो गया? चेंज हो गया। तो पहले मोहन का डीएनए अलग था, अब मोहन का डीएनए चेंज हो गया। पहले यहां जी था, सी था, टी था, ए था, अब यहां पर टी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, जी हो गया। मोहन का डीएनए चेंज हो गया, मोहन का डीएनए चेंज हो गया, मोहन का डीएनए चेंज हो गया। बिल्कुल सही है, मोहन बदल गया, ठीक है? चेंज डीएनए, चेंज डीएनए कहां पर? मोहन में।
अब मोहन का बेटा हुआ, मोहन का बेटा हुआ, अब ये डीएनए कहां जाएगा, ये डीएनए कहां गया, ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में गया, मोहन से ये गया सोहन में, सोहन में भी ऐसा ही रहा होगा। तो मतलब जो म्यूटेशन इंट्रॉनिक पार्ट में होती है वो वहां पर एक्यूमुलेट हो जाती है। म्यूटेशन अकर इन इंट्रॉनिक रीजन एक्यूमुलेट देयर, वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन नहीं बनता। एक्यूमुलेट देयर एंड चेंज दी डीएनए, एंड चेंज दी डीएनए सीक्वेंस। सोचो, ध्यान से सोचो, ऐसे समझो, मैं हूं, ठीक है, मेरे डीएनए में एक्सोनिक पार्ट भी है और इंट्रॉनिक पार्ट भी है, ठीक है। अगर मेरे डीएनए में एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन होती तो एक्सोनिक पार्ट प्रोटीन बनाता, वो प्रोटीन अगर नॉर्मल होता तो मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर वो प्रोटीन एबनॉर्मल होता तो हो सकता है मेरी आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती। तो म्यूटेशन जो एक्सोनिक पार्ट में होती है वो आपके शरीर में हो सकता है एबनॉर्मल प्रोटीन बना के मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट कर दे, जिसकी वजह से मेरा बेटा पैदा नहीं होता। तो जब मेरा बेटा पैदा ही नहीं होता तो जो चेंज मेरे अंदर आया वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में गया ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये वाली चीज समझ में आई तो यस लिखिए। अगर मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट होती तो आगे मेरा बच्चा नहीं होता, और अगर वो नहीं हुआ मतलब नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आई, इसका मतलब जो म्यूटेशन मेरे एक्सोनिक पार्ट में आई वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन जो म्यूटेशन मेरे इंट्रॉनिक पार्ट में आई उसने मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो म्यूटेशन एक्सप्रेस ही नहीं करेगी इमीडिएटली, क्योंकि उससे कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो जो म्यूटेशन इंट्रॉनिक डीएनए में होती है उससे नॉर्मल एबनॉर्मल कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, तो मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट नहीं करेगी, तो मेरा बेटा हुआ यश। लेकिन उस म्यूटेशन ने मेरे डीएनए को चेंज किया, उस म्यूटेशन ने मेरे डीएनए को चेंज किया, तो ये चेंज डीएनए यश के अंदर गया, ये चेंज डीएनए यश के अंदर गया। तो यश का जो डीएनए है 0.1% वो अलग है, मेरा जो है वो अलग है। तो अगर मैं आपको बोला, लेकिन हम दोनों बाप बेटे हैं तो आपस में उस 0.1% में काफी सिमिलरिटी शो करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जो म्यूटेशन मेरे डीएनए के इंट्रॉनिक पार्ट में हुई उसने मेरे अंदर कोई प्रोटीन नहीं बनाया, उसने मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं किया, बल्कि मेरे डीएनए को चेंज कर दिया। तो अब जब मेरा ऑफस्प्रिंग होगा तो मेरा डीएनए और मेरी वाइफ का डीएनए उसके अंदर जाएगा। तो जो चेंज मेरे अंदर आया वो चेंज अब यश के अंदर आया। अब यश के डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी इंट्रॉनिक पार्ट में। तो जो म्यूटेशन इंट्रॉनिक पार्ट में होती है वो अपने आप को इमीडिएटली एक्सप्रेस नहीं करती इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इंट्रॉनिक पार्ट प्रोटीन नहीं बनाते। इंट्रॉनिक पार्ट में जो म्यूटेशन होती है वो वहां एक्यूमुलेट होती रहती है और डीएनए को चेंज करती है। तो इंट्रॉनिक पार्ट में जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन इन इंट्रॉनिक पार्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन and it won't affect and it
won't affect reproductive capacity. It won't affect reproductive capacity. It won't affect reproductive capacity. यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तो सभी इंडिविजुअल में 0.1% डीएनए इतना वेरिएशन शो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर बार बार म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन हुआ, ये आ गया, फिर म्यूटेशन होगा, कुछ और आ जाएगा, फिर म्यूटेशन होगा, कुछ और आ जाएगा। वहां म्यूटेशन बार बार डीएनए को चेंज करती रहती है, और ये म्यूटेशन से प्रोटीन नहीं बनेगा, ये म्यूटेशन इमीडिएटली एक्सप्रेस नहीं करेगी, बल्कि ये चेंज डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अब मुझसे यश में गया, चेंज होकर गया, यश में म्यूटेशन होगी तो यश से उसके नेक्स्ट जनरेशन में और चेंज होकर आएगा, उससे नेक्स्ट जनरेशन में और चेंज होकर आएगा। तो 10 पीढ़ी तक ये डीएनए चेंज होता रहा, 10 पीढ़ी तक ये डीएनए चेंज होता रहा, 10 पीढ़ी तक ये डीएनए चेंज होता रहा, 10 पीढ़ी तक ये डीएनए चेंज होता रहा। लेकिन इसने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये शरीर में कोई भी प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, ये शरीर में कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। तो मैंने आपको पहले क्या बताया? ऑपरॉन का बताया, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बताया, जो बार बार रिपीट होता है वो सैटेलाइट डीएनए होता है, वो इंट्रॉन का पार्ट होता है, ये मैंने आपको बताया। माइक्रो और मिनी में डिफरेंस बताया, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन कैसे आती है ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब आप अगली चीज देखिएगा, अगली चीज आप देखिएगा, ये मैंने आपको बताया। लिख लिया? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे बेसिक क्लियर कर रहा हूं, कल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, प्रोसीजर। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ बेसिक्स हैं वो क्लियर कर रहा हूं, फिर प्रोसीजर पढ़ाऊंगा। प्रोसीजर पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, बेसिक क्लियर कर रहा हूं अभी, अभी बेसिक क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे। ये लिख लिया? ठीक है, ये लिख लिया। बस 5 मिनट रुक जाओ, पहले मेरा भी टाइम कहाँ हुआ। अब आप देखिए, 2 चीजें लिखी हैं एनसीईआरटी में, एक है मेजर पीक और एक है क्या, माइनर पीक। मेजर पीक और माइनर पीक। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया? टेस्ट ट्यूब लिया। डेंसिटी के बेसिस पे आप चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, डेंसिटी के बेसिस पर आप चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने इसके अंदर डाल दिया है, आपने इसमें डाल दिया है डीएनए। इतना डीएनए 100%, पूरा डीएनए डाल दिया। अब आप इस डीएनए को सेपरेट करोगे डेंसिटी के बेसिस पर, इसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। किसके बेसिस पे करोगे? डेंसिटी के बेसिस पे करोगे। तो जब डेंसिटी के बेसिस पर आप सेपरेट करोगे, जब आप डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट करोगे, आपका बच्चों जो एनसीईआरटी में है वही पढ़ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ना। समझ में आया? एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उनके 670 या 650 मार्क्स आते हैं और तुम्हें स्पेशल तैयारी करनी चाहिए, तो उस स्पेशल तैयारी करने का मतलब ये होता है
कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएं जो डिफिकल्ट है, ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बनाए जाएं और वो बच्चे को दिया जाए और बच्चा बोले वाह क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। अरे ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं ऐसे डाउट के लिए, मैं इंटरटेन ही नहीं करता। शुरू में मैंने किया, फिर मैंने इंटरटेन करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि देखिए डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। समझ में आया? तो इस चीज को समझ लेना, वो पढ़ना है जो एनसीईआरटी में आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है। ऐसे मैसेज को मैं एंटरटेन ही नहीं करता। 2-4 आए मेरे पास टेलीग्राम में, फिर मैंने एंटरटेन करना ही बंद कर दिया। अरे मेरे दीवाने, जो एनसीईआरटी बेस है ना वो पढ़ना है। तू बैठ के गूगल कर, सर मैंने वहां पर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, सर मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया है, सर वहां पर इन बच्चों ने ज्वाइन किया है, सर यहाँ पर मैंने XYZ गूगल में मैंने डाला तो ये अच्छे क्वेश्चन खुलकर आ गए, सर मैं वहां से क्वेश्चन उठाया ये लाया। अरे दीवाने, मैंने लेवल उठा दिया ना बेटा तो भाई सब खराब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सोच, वो पढ़ना है जो टेस्ट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो नीट में आता है, वो पढ़ना है। तो नीट बेस तैयारी करनी है, भले ही तुम 670 680 या 690 या 710 लाते हो, टेस्ट में 720 लाते हो, तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एनसीईआरटी बेस करना है, ये याद रखना। ठीक है? तो अब आपने डीएनए को सेपरेट करना है सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर। तो इसके अंदर जो डीएनए आपका आएगा, इसके अंदर जो आपका डीएनए आएगा, देखिए डीएनए जो आएगा 2 बैंड आपको दिखे इसके अंदर। कितने बैंड दिखे आपको? 2 बैंड दिखे। तो जो बैंड नीचे दिखा वो कौन सा वाला दिखा? वो दिखा 99.9% सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद। इसको बोलते हैं बल्क डीएनए, और ये है आपका 0.1% डीएनए, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो अब जब आप इसकी पीक बनाओगे सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम, जब इसकी पीक शो होती है तो वो कुछ इस तरीके से शो होती है, ऐसे करके। तो ये जो है इसको बोलते हैं मेजर पीक, इसको बोलते हैं मेजर पीक, और इसको बोलते हैं माइनर पीक। तो मेजर पीक किसकी होती है? मेजर पीक होती है बल्क डीएनए की। ये है मेजर पीक और ये है आपकी माइनर पीक। तो मेजर पीक का मतलब है वो किसकी है? बल्क डीएनए की। लेकिन आपको मतलब है किस डीएनए से? सैटेलाइट डीएनए से। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया है। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पैराग्राफ पढ़ लेना, दिक्कत नहीं आएगी। चौथे पैराग्राफ में 0.01% तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है? और स्टेप्स अभी हमने पढ़े नहीं हैं। यहां तक हमने आपको बता दिया, यहां तक हमने आपको बता दिया। तो 2 तरह की पीक आती है। मेजर पीक होती है 99.9% मतलब बल्क डीएनए की, हमें मतलब है 0.1% डीएनए से। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब देखिए, मैं आपको कल क्या पढ़ाऊंगा? मैं कल आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ाऊंगा। एक आदमी का मर्डर करेंगे और 3 लोगों पे शक करेंगे और प्रूफ करेंगे कि खून किसने किया। डीएनए आइसोलेशन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या रोल होता है, ठीक है, सदन ब्लॉटिंग क्या होती है, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है। कल मैं आपको खून करके खूनी का पता लगाऊंगा। तो कल सबको आना है।
जो नहीं आया कल, इसका मतलब उस पे शक जाएगा, उसी ने खून किया है। तो कल पूरी की पूरी डिल बना दीजिए अगर तुम्हें यहां तक समझ में आया। मैं बहुत आराम आराम से लेके चला हूं, है ना, क्योंकि अगर मैं आज खत्म करता तो सब खत्म हो जाता, तुम भी खत्म हो जाते, मैं भी खत्म हो जाता। हम कल ये खत्म कर लेंगे, कल ही जीनोम प्रोजेक्ट भी खत्म कर लेंगे, कल हम जीनोम प्रोजेक्ट भी खत्म कर लेंगे, है ना, कल हम जीनोम प्रोजेक्ट भी खत्म कर लेंगे। यहां तक समझ में आया तो आप दिल बना दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो दिल बना दीजिए। तो बच्चों, टॉपिक बहुत खतरनाक है ये, इसको बहुत तरीके से लेके चलना पड़ता है। फिनिशिंग ही भाई, मॉलिक्यूलर बेसिक की फिनिशिंग हो रही है तो पता तो लगना चाहिए ना फिनिशिंग हो रही है, तो टॉपिक कुछ तो होना चाहिए ना खतरनाक वाला। तो भाई ये टॉपिक है ना। तो ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।